जोर का झटका लगा है महंगी बिजली के तौर पर यूपी के वासियों को। यूपी में महंगी होगी बिजली। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। बिजली उपभोक्ताओं पर लगा 1.24% सरचार्ज। यूपीपीसीएल ने बिजली बिल में बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। ये 5 साल में पहली बार बढ़े हैं बिजली के दाम। और ये जो सरचार्ज है ये हर महीने तय होगा और ऐसे में हर महीने घटेगा बढ़ेगा सरचार्ज। ये जानकारी सामने आई है। तो यूपी में बिजली फिलहाल महंगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक राय इस वक्त मौजूद है और जरा विवेक से और जानकारी लेते हैं। विवेक, क्या तय पाया गया है? ये सरचार्ज फिलहाल 1.24% की इस पे बढ़ोतरी की गई है और हर महीने जो तय करने की बात की गई है, इसके बारे में जरा विस्तार से बताइए विवेक। बिल्कुल, देखिए जो ईंधन अव्यवहार शुल्क है यानी कि जो फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज है उसको 1.24% बढ़ा दिया गया है। हालांकि इसको बढ़ाने के बाद जो विद्युत उपभोक्ता परिषद है उसने इसका विरोध भी किया है। आपको बता दें कि अभी तक पिछले 5 सालों में पहली बार इस तरीके की बढ़ोतरी हुई है। बिजली बिल बढ़ाने को लेकर के बैठकें कई बार हुई पर उपभोक्ता जो परिषद है वो बार बार इस बात को लेकर के विरोध करता था कि 33,122 करोड़ रुपए जो पिछले कुछ समय में उपभोक्ताओं से ज़्यादा बिल लेकर के ले लिया गया है बिजली बिल कंपनियों की तरफ से या सरकार की तरफ से, वो कैसे वापस किया जाएगा, वो कैसे एडजस्ट किया जाएगा। इस कारण पिछले 5 सालों में इस तरीके की चीज़ या जो बढ़ोतरी है वो नहीं देखने को मिली थी। पर फिलहाल आपको बता दूं कि इस बार जो है वो गुपचुप तरीके से ये जो सरचार्ज लगा करके बिजली का बिल जो है वो बढ़ाने की कवायद जो है वो की गई है और ये जो कवायद हुई है इसको हर महीने करने की बात जो है वो कही जा रही है, यानी कि हर महीने इसको लेकर के एक बैठक होगी और उस बैठक में तय किया जाएगा कि इस बार सरचार्ज बढ़ेगा या घटेगा। फिलहाल लेकिन सरचार्ज जो है वो 1.24% जो है वो बढ़ाया गया है और इसको लेकर के विरोध भी हो रहा है। अब देखना होगा कि क्या जो सरकार है, अब जो डिपार्टमेंट है वो अपना जो अपनी जो बात है उस पर काबिज रहता है या इसको वापस लेता है, ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका विवेक इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश में बिजली महंगी, 1.24% सरचार्ज लगा। इस बीच पश्चिम बंगाल में जमकर हिंदू मुसलमान हो रहा है। बीजेपी के बड़े लीडर हैं, नेता विपक्ष हैं पश्चिम बंगाल में, शुभेंदु अधिकारी। उन्होंने चुनाव में हिंदुओं के लिए अलग पोलिंग बूथ बनाने की मांग कर दी है। शुभेंदु अधिकारी ने मांग की है कि जहां जहां 50% से नीचे हिंदू वोट है, हिंदू मोहल्लों के लिए, हिंदू वोटर के लिए अलग से पोलिंग बूथ बनाना चाहिए, वरना तो वो मुस्लिम मोहल्लों के बीच से जाएंगे, वहां उनके ऊपर आक्रमण होगा, उन्हें वोट डालने नहीं दिया जाएगा। शुभेंदु अधिकारी का ये बयान मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद आया है, जिस पर अब नई बहस छिड़ गई है। तो ये बयान शुभेंदु अधिकारी का, जिसको लेकर अब विवाद यकीनन सियासी तौर पर बढ़ेगा। कह क्या रहे हैं शुभेंदु अधिकारी, एक बार जरा सुनिए पहले। जहाँ 50% के नीचे हिंदू वोट है, हिंदू मोहल्ला के लिए, हिंदू वोटर के लिए अलग तरीके से बूथ बनाना चाहिए। नहीं तो वो जो मुस्लिम मोहल्ला के बीच जाएगा वहाँ इनका ऊपर आक्रमण होगा, वोट डालने नहीं देगा। और सीआरपीएफ सेंट्रल फोर्स बूथ में, बूथ का गेट में रहेगा, गाँव में नहीं रहेगा। इसलिए अभी से उधर बीजेपी विधायक हैं अग्निमित्रा पॉल। उन्होंने मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर ममता बनर्जी को घेर लिया है। उन्होंने ममता बनर्जी को मुसलमानों की मुख्यमंत्री बता दिया है। आज पश्चिम बंगाल को जो अवस्था है, जहां पर हिंदू के ऊपर, सनातनी हिंदू के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं और ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, क्योंकि अचानक से ये दंगा नहीं लगा है और ये दंगा है ही भी नहीं। ये पूरी एक तरफा मुसलमान का द्वारा ये हिंदू जेनोसाइड किया गया और अभी जाके वो बोल रहे कि भाजपा ने किया है, बीएसएफ ने करवाया है। तो हमको एनआईए इन्वेस्टिगेशन चाहिए। सच क्या है हम लोग को सामने आना है। हम लोग बैठ के धर्षित नहीं होंगे। तो ये पश्चिम बंगाल में बीजेपी के बड़े नेता हैं और लगातार इनके बयानों में आप देख रहे हैं किस तरीके से हिंदू मुसलमान की बात दोहराई जा रही है। ममता बनर्जी मुसलमानों की मुख्यमंत्री हैं, हिंदुओं के लिए अलग से पोलिंग बूथ बनाया जाए चुनाव में, ये इस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर सियासत जारी है। बीजेपी और टीएमसी के बीच वार पलटवार चल रहा है। टीएमसी के नेता कुणाल घोष ने बीजेपी पर आरोप लगाया साजिश का। वहीं अनुराग ठाकुर हैं, बीजेपी के नेता हैं, सांसद हैं, वो ममता बनर्जी को घेर रहे हैं। ठीक है, डेवलपमेंट चल रहा है, पीसफुल है, सब है और इसी बंगाल
भाजपा को हराता है। इसीलिए अभी प्लॉट तैयार हो रहा है कैसे बंगाल को डिस्टर्ब किया जाए और भालचार पॉलिटिक्स वो प्लॉट करके दो एक बुरी घटना वो लोग घटाएंगे और उसके बाद वो पॉलिटिक्स करेंगे। हम लोग इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट किया है और इन्वेस्टिगेशन डिमांड किया है। मैं मन ही मन में सोच रहा था कि कितनी पीड़ा होती होगी जब एक और माँ माटी मानुष का नारा देकर सत्ता में आने वाले बंगाल में मनुष्य का जीना, विशेष तौर पर हिंदू परिवारों का जीना उतना मुश्किल कर दिया है। ममता ने तो नहीं, दंगइयों की दीदी ही नजर आती हैं। और जो कहते थे कि बदला नहीं बदलाव लाएंगे, आज रविंद्रनाथ टैगोर जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इस भूमि पर बदलाव तो नहीं, हर तरफ बदला और बदले की आग ही दिखती है। इस बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। उन्होंने ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगा दिया है। आरोप लगा रहे हैं हिंदुओं पर अत्याचार के मामलों में ममता बनर्जी आगे निकल चुकी हैं। पूरे देश के अंदर स्वाभाविक रूप से आक्रोश है, गुस्सा है और सेकुलरिज्म के नाम पर जिस प्रकार से आज बंगाल के अंदर ममता बनर्जी के द्वारा तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, वो हमें 1947-48 की याद दिलाती है। आज हिंदुओं पर अत्याचार के मामले में ये ममता बनर्जी की सरकार वामपंथियों से भी आगे निकल गई है। ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब जनता ममता सरकार को जड़ से उखाड़ देगी। दूसरी तरफ वक्फ कानून के विरोध के एपिसेंटर पश्चिम बंगाल में सुप्रीम कोर्ट में एक अहम सुनवाई आज बंगाल को लेकर होनी है। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता ने हिंसा की घटनाओं का हवाला देते हुए मांग की कि कोर्ट केंद्र सरकार को अनुच्छेद 355 के तहत राज्यपाल से रिपोर्ट मांगने को कहे। इस याचिका पर सुनवाई दोपहर करीब 12:30 बजे हो सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट में दोपहर 12:30 बजे के करीब सुनवाई होगी। ये मामला पुराना है, 2021 से चलता हुआ आ रहा है और ऐसे में कल याचिकाकर्ता की तरफ से ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो केंद्र को कहे कि राज्य के हालात पर 355 के तहत राज्यपाल से रिपोर्ट तलब करे। हालांकि इस मामले पर कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जस्टिस BR गवई ने ये कहा था कि वैसे ही हम पर इतना निशाना साधा जा रहा है और आप कह रहे हैं कि हम जो हैं वो राष्ट्रपति शासन लगाने को लेकर किसी तरीके का कोई फैसला दें। इस सब के बीच आज ये मामला सुनवाई के लिए आएगा और देखना होगा कि अदालत का इस पर क्या रुख रहता है। तो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा की आग अब बुझ चुकी है, लेकिन जो पीड़ित हैं उनका दर्द तो कायम है। उस दर्द को बांटने केंद्रीय मंत्री बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार पहुंचे थे। हिंसा पीड़ितों की तकलीफ सुनकर वो भावुक भी हुए। 10 दिन बाद मुर्शिदाबाद में जैसे तैसे हालात सामान्य होने लगे, जिसके बाद पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार मुर्शिदाबाद के धुलियान में हुई हिंसा में मारे गए लोगों के परिवारों के बीच पहुंचे। तो पीड़ित परिवारों ने इंसाफ की मांग को लेकर केंद्रीय मंत्री को घेर लिया। हिंसा पीड़ित परिजनों से मुलाकात के बाद बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने हिंसा के लिए ममता सरकार को जिम्मेदार ठहराया। आरोप लगाया कि ममता की तुष्टीकरण राजनीति बंगाल को एक और विभाजन की ओर ले जा रही है। इस तरीके का मानसिकता का चीफ मिनिस्टर पश्चिम बंगाल में रहेगा तो सोहरावर्दी पार्ट 2, गेट कलकत्ता की लिंक्स पार्ट 2 और पश्चिम बंगाल का विभाजन तय है। Thinking that everything is okay, only the Murshidabad there is some problem. I would urge the so-called intellectuals of Kolkata, where are you, sir? What are you doing? Are you missing candle? So I can provide you candle, tons of candle if you need. बीजेपी आरोप लगा रही है कि सीएम ममता बनर्जी ने अफसरों को पलायन कर चुके हिंदुओं को जबरन मुर्शिदाबाद वापस लाने को कहा है। बनर्जी ने पहले ही पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश का लाइट वर्जन बना दिया है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि मुर्शिदाबाद में वक्फ एक्ट के खिलाफ हुआ बवाल साजिश है, जिसके जरिए बीजेपी बंगाल में अपनी जमीन मजबूत करना चाहती है। मुर्शिदाबाद में जो हुआ है या जो कराया गया है, मुझे लगता है कि एक सोची समझी
राजनीति या सोची समझी साजिश के तहत है। मुर्शिदाबाद हिंसा की गूंज सुप्रीम कोर्ट में सुनाई दी। वकील विष्णु शंकर जैन ने पश्चिम बंगाल पर अपनी याचिका में 3 रिटायर्ड जजों की निगरानी में हिंसा की जांच के अलावा पश्चिम बंगाल में एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भेजने, राज्य में अर्धसैनिक बलों की तैनाती का आदेश देने और राज्यपाल से हिंसा पर रिपोर्ट तलब करने की मांग की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने वकील विष्णु शंकर जैन से कहा, क्या आप चाहते हैं कि हम राष्ट्रपति को आदेश दें? हम पर पहले से ही आरोप लग रहा है कि हम कार्यपालिका के अधिकारों में दखल दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी की वजह थी विधायिका और न्यायपालिका की सर्वोच्चता पर देश में छिड़ी बहस। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने विष्णु शंकर जैन की याचिका की सुनवाई को मंजूरी दे दी है, जबकि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन और पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की मांग वाली 2 याचिकाओं पर ये कहते हुए सुनवाई से इनकार कर दिया कि याचिकाकर्ता बेहतर तैयारी के साथ अदालत में आए। बिहार चुनाव से पहले उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के बयान पर विवाद छिड़ गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बोस्टन में दिए बयान पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने जमकर निशाना साधा। विजय सिन्हा न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर भी हमला बोलते नजर आए। उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे सत्ता के लिए बंधुआ मजदूर या गुलाम की तरह व्यवहार करते हैं। राहुल गांधी विदेश में देश का अपमान करते हैं और कांग्रेस अध्यक्ष चुप रहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी के सामने हाथ जोड़कर खड़े होते हैं। राहुल गांधी के इशारे पर मल्लिकार्जुन खड़गे बोलते हैं और चुप हो जाते हैं। उन्होंने कहा, ऐसी बंधुआ मजदूर जैसी मानसिकता वाले लोगों ने न सिर्फ कांग्रेस को बल्कि देश के लोकतंत्र को बीमार कर दिया है। आपको ध्यान होगा, मल्लिकार्जुन खड़गे अभी पिछले दिनों जब बिहार पहुंचे थे तो फिर बीजेपी और नीतीश कुमार पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जमकर निशाना साधा था। ऐसे में अब बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का ये बयान। खड़गे साहब बंधुआ मजदूर के तरह कांग्रेस में अपनी गुलामी कर रहे हैं, स्वतंत्र रूप से सत्य को बोल नहीं सकते, अंतिम दिन गिन रहे हैं। बंधुआ मजदूर के तरह जो युवराज बोलेंगे राहुल जी, वही खड़गे साहब बोलेंगे। वहीं अब कांग्रेस की तरफ से पलटवार किया गया है। बीजेपी नेताओं को अपने गिरेबान में झांकने की नसीहत कांग्रेस पार्टी की तरफ से दी जा रही है। हिम्मत नहीं है बोलने का, वहाँ तो सभी बंधुआ हैं और उनको तकलीफ खड़गे जी से इसलिए है कि एक दलित अध्यक्ष कैसे हो सकता है, तो ये ईर्ष्या और नफरत है। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल ने भी बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के बयान को उसकी निंदा करते हुए उसे दलित विरोधी करार दे दिया है। सुनिए। कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे जी के संबंध में कह रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको कुंठा है, आपको और आपकी सोच दलित समाज के प्रति कैसे है यह स्पष्ट रूप से दिखता है। दलितों के प्रति नफरत का भाव रखने वाले, दलितों के प्रति कुंठा का भाव रखने वाले विजय सिन्हा जी, आपने अमर्यादित भाषा इस्तेमाल करके और कहीं ना कहीं अपने बयानवीर बयानों के सहारे अपने आप को स्थापित करने का जो आप गेम प्लान तैयार कर रहे हैं, उसमें आपको भारतीय जनता पार्टी अब स्थापित करने वाली नहीं है। और इस बीच आपको सीधी तस्वीरें दिखा देते हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस जयपुर पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। आमेर फोर्ट गए हैं आज अपने बच्चों के साथ घूमने के लिए। तो परिवार के साथ जेडी वांस 4 दिन के भारत दौरे पर हैं। कल ही दिल्ली पहुंचे थे और कल शाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात, उनसे अहम मुद्दों पर बातचीत के बाद आज जयपुर और इसके बाद आगरा, ताजमहल का भी दौरा करेंगे जेडी वांस। ये देखिए, ये वो 2 हथनियां हैं जो यहां आमेर फोर्ट में तैनात की गई थी जेडी वांस के स्वागत के लिए। जेडी वांस के 4 दिन का जो भारत दौरा है, इसमें अपने परिवार को वो साथ लेकर आए और खासतौर से जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय परंपरा है, उससे अपने बच्चों को वो रूबरू कराना चाहते हैं। कल आपने देखा था किस तरीके से जब भारत जेडी वांस पहुंचे थे परिवार के साथ, तो उनके बच्चे भी भारतीय परिधान में नजर आ रहे थे। दोनों बेटों ने कुर्ते पजामा पहना हुआ था और बेटी लहंगा चोली में नजर आ रही थी। अब आज जयपुर में आमेर फोर्ट में जहां रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जा रहा है, यहाँ पर ये लोक कलाकार मौजूद हैं।
जयपुर के आमेर फोर्ट में इस वक्त परिवार के साथ जेडी वैंस चहलकदमी करते हुए। भारत का जो समृद्ध इतिहास है, जाहिर सी बात है, अब जब वो आमेर फोर्ट पे अपने बच्चों को लेकर जा रहे हैं तो इसके बारे में अपने बच्चों को बताएंगे। तो राजपूतों की आन बान शान के प्रतीक के तौर पर जयपुर में ये आमेर फोर्ट, और फिलहाल आमेर फोर्ट अपने बच्चों को घुमाते हुए उसके बारे में जानकारी लेते हुए आप देख रहे हैं जेडी वैंस आगे बढ़ रहे हैं परिवार के साथ। साथ में पत्नी उषा वैंस जो भारतीय मूल की ही हैं, वो उनके साथ हैं। कल अपने 4 दिन के भारत दौरे की शुरुआत जेडी वैंस ने अक्षरधाम मंदिर में जो दिल्ली में स्थित है वहां दर्शन के साथ की थी, और अब आज जयपुर में परिवार के साथ आमेर फोर्ट में घूम रहे हैं जेडी वैंस। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।